गरीब का पत्ता गोभी का ब्राइडल लहंगा। रामगंज गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो अपने परिवार को 2 वक्त का खाना भी ठीक ढंग से नहीं खिला पाता था और इस बात को लेकर वो हमेशा परेशान रहता था। रमेश की एक बेटी भी थी जिसका नाम पायल था और अब वो भी शादी के लायक हो गई थी और रमेश को हमेशा अपनी बेटी की चिंता लगी रहती थी क्योंकि पायल की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और तब से रमेश ने अकेले ही पायल का पालन पोषण किया है। इसलिए पायल भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद पायल ने बचपन से ही घर संभालना शुरू कर दिया था और अपने घर की गरीब स्थिति की वजह से पायल अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर पाई थी। लेकिन वो हमेशा अपने पिता के कामों में उनकी मदद किया करती थी। ऐसी ही आज भी। हे भगवान, इस बार गर्मियों में भी ठीक ढंग से बारिश नहीं हुई, जिस वजह से फसल भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई है। और अब बारिश के मौसम में भी इतना ज्यादा बारिश हो रहा है कि पूरे खेत में पानी भर गया है। अब ऐसे में मैं खेती कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रमेश को इतना परेशान देखकर पायल उससे कहती है, चिंता मत करिए पिताजी, ठंड का मौसम आ रहा है तो आप पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करना शुरू कर दीजिए। ठंड के मौसम में ये ज्यादा बिकते हैं। सही कहा बेटी तूने, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार पत्ता गोभी और फूल गोभी की अच्छी फसल होगी। इतना कहकर रमेश अपनी बेटी की बात मान लेता है और वापस अपने काम में लग जाता है। वहीं रमेश का बड़ा भाई हरिश्चंद्र बहुत ज्यादा अमीर था और उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम प्रिया था और वो भी पायल की ही हम उम्र थी। लेकिन वो शहर के बहुत ही बड़े फैशन डिजाइनर कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। लेकिन उसे पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था और वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी रहा करती थी। वहीं पायल बिना ज्यादा पढ़े लिखे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी। वो छोटी चीजें बहुत ही जल्दी सीख जाया करती थी और इसी वजह से प्रिया हमेशा पायल से बहुत जला करती थी। ये पायल की बच्ची अपने आप को क्या समझती है, इसे क्या लगता है ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट है और इसे सब कुछ आता है। अरे मेरे सामने खड़ी होने की औकात तो है नहीं और चली मुझसे कंपटीशन करने। और जब इसी के सामने एक अमीर घर के लड़के से शादी करूंगी ना, तब इसे मेरी औकात का पता चलेगा। और इस तरफ प्रिया हमेशा किसी अमीर घर के लड़के से शादी करने का सपना देखती रहती है क्योंकि वो हमेशा अपनी जिंदगी में ऐश करना चाहती है। लेकिन वहीं पायल को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाना चाहती थी, लेकिन अपनी गरीब स्थिति की वजह से उसे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन खैर, पायल के कहने पर उसके पिता रमेश ने पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ठंड का मौसम भी आ गया और बहुत ज्यादा ठंड पड़नी शुरू हो गई। लेकिन ठंड में पहनने के लिए ना तो रमेश के पास कोई गर्म स्वेटर और ना ही पायल के पास कोई गर्म शॉल थी और इसी वजह से दोनों बाप बेटे ठंड से कांपने लगते हैं। तभी रमेश कहता है, मुझे माफ कर देना बेटी, तेरा ये गरीब बाप तुझे ठंड से बचने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। पता नहीं मैं तेरी शादी कैसे कर पाऊंगा। आप उसकी चिंता मत करिए पिताजी, जब किस्मत में लिखा होगा तब मेरी शादी अपने आप हो जाएगी। ऐसे कैसे होगी बेटी, शादी में तो ना जाने कितना खर्चा होता है और शादी का लहंगा खरीदने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए ना। कहीं मुझे अपनी ये जमीन ना बेचनी पड़े। पिताजी आप इतना क्यों सोच रहे हैं, आप चलकर सो जाइए, कल खेत पर भी तो जाना है। पायल के कहने पर रमेश तो सो जाता है, लेकिन पायल की आंखों से नींद गायब हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं शादी की चिंता उसे भी थी और इसी वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। और वहीं प्रिया मखमल के कंबल को ओढ़े हुए नींद में नकुल से शादी करने के सपने देख रही होती है। नकुल और कोई नहीं बल्कि प्रिया के साथ कॉलेज में पढ़ रहा एक अमीर बाप का लड़का होता है और जिसका पिता एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर कंपनी का मालिक होता है। और इसी वजह से नकुल भी फैशन डिजाइनर का कोर्स करके अपने पिता की कंपनी को और आगे बढ़ाने की सोचता है। और ऐसे ही अगले दिन प्रिया कॉलेज में जाती है और वो नकुल को ढूंढने लगती है। लेकिन जब नकुल उसे नहीं मिलता तो वो अपने दोस्तों से कहती है, अरे यार नैना, पता नहीं आज नकुल कॉलेज क्यों नहीं आया, मुझे उससे कुछ बात करनी है। प्रिया के इतना कहते ही नकुल अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर वहाँ आता है
और उसे इतनी महंगी गाड़ी में बैठा देखकर कॉलेज की सभी लड़कियां उसे घूरने लगती है। तभी प्रिया नकुल के पास जाती है और उससे कहती है, नकुल क्या तुम उससे दोस्ती करोगे? नकुल उस कॉलेज की सभी लड़कियों से वाकिफ था। उसे पता था कि कौन लड़की उसे किस वजह से दोस्ती करना चाहती है, इसलिए वो कहता है, लेकिन क्यों? तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो? नकुल की बात सुनकर प्रिया अपने लालच को छुपाते हुए कहती है, कुछ नहीं, वो बस तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। दोस्ती करना चाहती हो या फिर कोई और बात है? हाँ, अगर तुम चाहो तो हम लोग लाइफ टाइम तक साथ रह सकते हैं। क्या? मुझे तो पता था कि तुम क्या चाहती हो, क्योंकि मेरे अमीर बाप का पैसा देखकर हर लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है। लेकिन मुझे तुम जैसी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जाओ यहाँ से। इतना कहकर नकुल प्रिया को रिजेक्ट कर देता है और उसकी बात सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया था और इसी वजह से वो गुस्से में अपने क्लास में चली जाती है। लेकिन नकुल उस दिन क्लास में नहीं जाता और वो अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर घूमने निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है और वो कहता है, अरे यार, अब इस गाड़ी को क्या हो गया? इसे भी यहीं पर खराब होना था। पता नहीं ये कैसा गांव है, यहाँ पर तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। उसी रोड के थोड़ी ही दूर वाले खेत में रमेश काम कर रहा होता है, इसलिए नकुल रमेश के पास जाता है और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है। तभी रमेश कहता है, देखिए बाबू, यहाँ कोई मैकेनिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी बेटी को मैकेनिक के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो वो आपकी मदद कर देगी, इसलिए आप मेरे घर चलिए, थोड़ा बहुत पानी भी पी लीजिएगा। रमेश की बात सुनकर नकुल उसके साथ उसके घर चला जाता है, क्योंकि उसे भी बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। इसलिए पायल उसके लिए पानी लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए पानी, पी लीजिए। पायल की सादगी को देखकर नकुल कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि उसने आज तक इतनी सुंदर और सिंपल लड़की कभी नहीं देखी थी। इसलिए वो पानी पीकर कहता है, क्या आपको सच में गाड़ी ठीक करना आता है? जी पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे आता है, इसलिए मैं कोशिश कर सकती हूँ। इतना कहकर पायल नकुल के साथ जाकर उसकी गाड़ी ठीक कर देती है और उसके इस टैलेंट को देखकर नकुल उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, अरे वाह, क्या बात है, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? सॉरी, पर मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, और अगर होता भी तो मैं किसी अनजान व्यक्ति को अपना नंबर क्यों दूंगी। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी बात सुनकर नकुल उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसकी इतनी महंगी गाड़ी देखकर भी पायल उससे इम्प्रेस नहीं होती है। इसका मतलब तो यही था कि पायल को नकुल के पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और यही बात नकुल को और भी ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए वो अपने घर जाकर भी पायल के ही बारे में सोचता रहता है। और वहीं कुछ ही दिनों के अंदर रमेश के खेत में पत्ता गोभी और फूल गोभी की बहुत ही अच्छी खेती होने लगती है, और ये सब देखकर रमेश के चेहरे पर चमक आ जाती है। सच में इस बार तो पत्ता गोभी और फूल गोभी से मेरा पूरा खेत भर गया है, और इस बार तो मैं इन्हें बेचकर अच्छी खासी कमाई भी कर लूंगा। ऐसे ही कुछ ही दिनों में नकुल अपने पिता को लेकर रमेश के घर आता है, लेकिन रमेश उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या बात है साहब, आप लोग इस तरह मेरे घर पर? देखिए, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। मेरा बेटा नकुल आपकी बेटी को पसंद करता है, इसलिए हम यहाँ पर आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। क्या? मेरी बेटी का हाथ मांगने? लेकिन साहब, हम लोग तो बहुत गरीब हैं और आप लोग तो इतने अमीर। देखिए भाई साहब, हमारे लिए अमीरी और गरीबी कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए तो बस इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर रमेश को बहुत खुशी होती है, और इस शादी से पायल को भी कोई तकलीफ नहीं होती है। इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है और उन दोनों की शादी पक्की हो जाती है। और एक हफ्ते बाद उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के लिए लहंगा तो चाहिए था ना, और लहंगे खरीदने के लिए भी रमेश के पास पैसे नहीं थे। इसलिए पायल कहती है, पिताजी आप शादी का खर्चा कैसे उठा पाओगे, और साथ ही ब्राइडल लहंगा भी तो खरीदना होगा। बेटी तो उसकी चिंता मत कर, इस बार खेत में पत्ता गोभी और फूल गोभी की फसल अच्छी हुई है, तो मैं उन्हें बेचकर तेरी शादी का लहंगा ले आऊंगा। घर के बाहर खड़ी प्रिया ये सब सुन लेती है और कहती है, अच्छा
अपनी गोबियों को बेचकर लहंगा खरीदोगे तो अब देखना, ना रहेंगी तुम्हारी गोबियां और ना खरीद पाओगे तुम अपनी बेटी की शादी का लहंगा। इतना कहकर प्रिया आधी रात में सभी गोबियों के ऊपर एक केमिकल डाल देती है, जिससे अगले दिन सारी गोबियां खराब हो जाती है। और ये सब देखकर रमेश को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उनके इस दुख को देखकर प्रिया को बहुत खुशी होती है। लेकिन रमेश भी हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो अगले दिन ही बैंक जाकर लोन लेकर पैसे ले आता है और उन्हीं पैसों से वो अपनी बेटी के लिए लहंगा खरीद कर ले आता है। और ये देखकर प्रिया को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे नकुल की उस गरीब पायल के साथ शादी कभी नहीं हो सकती, इसलिए मैं उसकी शादी का लहंगा ही खराब कर दूंगी। फिर ना रहेगा लहंगा और ना होगी शादी। और ऐसी ही शादी के एक दिन पहले ही प्रिया पायल के घर में कुछ चूहे छोड़ देती है, जिससे वो चूहे पायल के पूरे लहंगे को कुतर डालते हैं। और अगले दिन जब पायल अपना लहंगा देखती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो कहती है, हे भगवान, ये मेरा लहंगा कैसे खराब हो गया? अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? लेकिन तभी पायल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फटाफट से टोकरी लेकर खेत में जाती है और खराब हो गई पत्ता गोभी और गोभी के पत्तों को लेकर आती है और उनके पत्तों को एक एक करके सिलकर अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा बना लेती है और बचे हुए गोभियों को मोतियों की तरह लहंगे के ऊपर लगाकर सुंदर सा ब्राइडल लहंगा तैयार कर लेती है। और शादी वाले दिन नकुल और उसके पिता उसके इस अनोखे पत्ता गोभी के ब्राइडल लहंगे को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और पायल को अपनी कंपनी का नया मालिक घोषित कर देते हैं। और इस तरह नकुल और पायल की शादी के बाद पायल उस बड़े कंपनी की मालकिन बन जाती है और नकुल के साथ मिलकर वो उस कंपनी में काम करने लगती है। और वहीं खराब रिजल्ट की वजह से प्रिया को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और उसको उसके किए की सजा मिल जाती है। मरी हुई माँ की जादुई चूड़ी। रौनकपुर गांव में पायल अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। पायल के पिता कैलाश उस गांव के सरपंच थे। ईश्वर की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पायल की माँ की अचानक से तबीयत खराब हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। माँ के गुजर जाने के बाद पायल बिल्कुल अकेली हो जाती है। तभी पायल के पिताजी पायल के पास आते हैं और पायल से बोलते हैं, पायल बिटिया, तुम थोड़ा बहुत कुछ खा लो। कल से तुमने कुछ नहीं खाया है बेटा। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। प्लीज पिताजी, आप यहाँ से चले जाइए। मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ अकेला छोड़ दीजिए पिताजी। कैलाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। गांव वालों और परिवार वालों के कहने पर कैलाश ने रीता नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। कैलाश रीता को अपने घर लेकर आता है और अपनी बेटी पायल से परिचय कराते हुए बोलता है, रीता, ये मेरी बेटी पायल है। मैंने अपनी बेटी के लिए ही तुमसे शादी की है, इसलिए तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। आप चिंता मत करिए जी, मैं पायल को उसकी माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी। पायल बेटा, आज से तुम इनके साथ रहना। अब से ये आपकी माँ है। पायल माँ का शब्द सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, माँ, इतने दिनों से आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ, आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब से आप मेरे साथ ही रहना। मैं अब आपके साथ ही खेलूंगी और आपके साथ ही रहूंगी और अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी माँ। हाँ हाँ मेरी प्यारी बिटिया, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगी। मैं यहाँ जाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। और हाँ, मैं अपने साथ तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी बहन भी लाई हूँ। क्या सच में माँ? कहाँ है मेरी प्यारी बहन माँ? पायल बिटिया, मेरी बेटी विदेश में पढ़ाई करती है। अगले हफ्ते तक उसकी छुट्टी हो जाएगी, फिर वह भी यहाँ पर आ जाएगी। रीता को पायल से इतना प्यार करते हुए देखकर कैलाश बहुत खुश होता है और वह सोचता है कि उसने दूसरी शादी करके कोई गलती नहीं की। रीता कुछ दिनों तक पायल से बहुत अच्छा व्यवहार करती है। तभी एक दिन रीता की बेटी रेशमा शहर से वापस आ जाती है। वो अपनी माँ को पायल की सेवा करते देखकर अपनी माँ से बोलती है, व्हाट इज दिस मॉम? आप तो इस लड़की के पीछे नौकरानी की तरह लगी रहती हो।
मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये बिल्कुल गवार लगती है, गवार। रेशमा बेटा, ये लड़की गवार ही है, लेकिन क्या करूं? कैलाश इस लड़की से बहुत प्यार करता है। अगर इस गवार ने अपनी बाप से कुछ भी बता दिया तो हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा बेटी। माँ, आप टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और फिर रेशमा अपनी माँ को कुछ सिखाती है। उसके बाद रीता और रेशमा दोनों माँ बेटी मिलकर पायल के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। कैलाश जब घर में होता है तब तो रीता पायल से झूठा प्यार करने का नाटक करती है, और जैसे ही कैलाश किसी काम से बाहर जाता है तो वो पायल पर अपना अत्याचार करना शुरू कर देती है। तभी एक दिन कैलाश के घर आते ही रीता डाइनिंग टेबल पर खाना रखकर चिल्लाते हुए बोलती है, पायल बेटा, बेटा देखो, मैंने आज तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद के खीर, पूरी और पनीर की सब्जी बनाई हूँ। अरे भाग्यवान, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं जी, अब तो मेरी आदत ही पड़ चुकी है, क्योंकि पूरे दिन तो मुझे किचन में ही खड़ा रहना पड़ता है। पायल को हर समय कुछ न कुछ खाने का जो मन करता रहता है। तभी उधर से रेशमा आती है और बोलती है, माँ, मैंने पायल के सारे गंदे कपड़े धुल दिए हैं और उसके कमरे की सफाई भी अच्छे से कर दी है। देखो ना माँ, पायल के कमरे की सफाई करते वक्त मेरे हाथ में कांच का टुकड़ा भी चुभ गया। वो पायल ने कांच का गिलास जमीन पर गिरा दिया था ना। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है माँ। रीता, तुमने पायल को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। वह तुम दोनों से इतना काम करवाती है। आज आने दो उसे, अभी बताता हूँ। बहुत बिगड़ गई है ये लड़की। अरे कोई नहीं जी, जाने दीजिए, वह अभी बच्ची है। जब बड़ी होगी तो खुद ही समझ जाएगी। अब मैं पायल को उसके कमरे में ही खाना देकर आती हूँ, जब तक आप दोनों खाना खाइए। उसके बाद रीता खाना लेकर पायल के कमरे में जाती है। तभी पायल रीता से बोलती है, माँ, आपने मेरे कमरे को बाहर से लॉक क्यों कर दिया? माँ, मुझे नीचे जाना है, मुझे पिताजी से मिलना है। पायल की ये बातें सुनकर रीता पायल को जोर से तमाचा मारते हुए बोलती है, अच्छा, तो तू नीचे अपने बाप से हम दोनों माँ बेटे की शिकायत करने जाएगी? जुबान काट कर रख दूंगी अगर तूने अपने बाप से कुछ भी कहा तो। और देख, मैं तेरे पसंद के सारे खाने लेकर आई हूँ। पूरी खीर, पनीर की सब्जी खाएगी? हाँ माँ, मुझे खाने को दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा, तो तुझे जोरों की भूख लगी है, ये ले, खा ले। इतना बोलकर रीता खाने की प्लेट को अपने हाथ से नीचे जमीन पर पटक देती है। आवाज सुनकर कैलाश और रेशमा पायल के कमरे में आ जाते हैं। तभी रीता जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है और रोते हुए बोलती है, पायल बेटा, क्या खाना इतना बेकार था कि आपने खाने की प्लेट को ही फेंक दिया? फेंकने की क्या जरूरत थी बेटा? अगर तुम मुझसे कहती तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना बनाकर ले आती। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। ये आप क्या नाटक कर रही हो माँ? खाने की प्लेट तो आपने फेंका है और पिताजी के सामने मुझे बदनाम कर रही हो। पिताजी, आप इन दोनों माँ बेटी की बातों में मत आना, ये लोग बहुत बुरे हैं पिताजी। मुझे इन दोनों से बचा लो पिताजी, मुझे इन दोनों से बहुत डर लगता है पिताजी। चुप कर पायल, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। झूठ बोलने की कोई हद होती है। ये दोनों तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम इन दोनों पर ही झूठा इल्जाम लगा रही हो। पायल को समझ में आ जाता है कि उसके पिताजी अब उसकी बात सुनने वाले नहीं हैं। तभी पायल गुस्से में रोते हुए बोलती है, चले जाओ, सभी के सभी मेरे कमरे से चले जाओ। किसी को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, जाओ। देखा पापा अपने इस बदतमीज लड़की को? अब चलिए पापा, यहाँ इसके पास रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद पायल अपने कमरे को अंदर से बंद करके अपनी माँ की तस्वीर को देखकर खूब रोती है और अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर से बोलती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? मैं जिस औरत को अपनी माँ समझ रही थी वो तो डायन है, डायन। आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ। पायल को रोता देखकर उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट हो जाती है और पायल से बोलती है, पायल बेटी। माँ, क्या आप मुझसे बात कर सकती हो माँ? हाँ मेरी प्यारी बेटी पायल,
तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें उन दोनों माँ बेटी की सच्चाई सबके सामने लानी है। माँ, मैं इन दोनों माँ बेटी की सच्चाई कैसे सबके सामने लाऊं? पिताजी तो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। पायल बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई चूड़ी है। अब इस चूड़ी से तुम जो भी कुछ बोलोगी वह तुरंत हो जाएगा। और हाँ, अब तुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आज तुम अपने पिताजी को घर आते ही इन दोनों माँ बेटी की सारी सच्चाई बता देना और तुम उन दोनों से बिल्कुल भी मत डरना। और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। पायल अपनी मरी हुई माँ की दी हुई चूड़ी को पहन लेती है। फिर सुबह होने पर पायल की सौतेली माँ पायल पर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ पायल की बच्ची, मर गई क्या? जल्दी से उठकर नीचे आ, बहुत सारा काम पड़ा है। मैं और रेशमा शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं। हमारे घर आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? पायल ने नीचे आकर अपनी जादुई चूड़ी की मदद से घर का सारा काम बहुत ही जल्दी से कर लेती है और खाना भी बना लेती है। रीता और रेशमा जब शॉपिंग करके घर आती है तो घर को इतने सुंदर से सजा देखकर पायल से बोलती है, अरे ओ कामचोर कहीं की, तुझे तो घर का सारा काम आता है। खामखाई इतने दिनों से नौटंकी कर रही थी। हाँ, अब असली नौटंकी तुम दोनों माँ बेटी इस घर से बाहर जाकर करना। आने दो आज पिताजी को, उनके आते ही मैं तुम दोनों माँ बेटी की सारी सच्चाई के बारे में अपने पिताजी से बता दूंगी। क्या कहा तुमने? तू अपने चपरगंजू बाप को हम दोनों माँ बेटे की सारी सच्चाई बताएगी? कल रात को भी तूने अपने टकले बाप को हमारी सच्चाई बताई थी, लेकिन तेरे उस टकले बाप ने तेरी एक ना सुनी। अब तू क्या करेगी? और ये क्या, तुम्हारे हाथों में इतनी सुंदर चूड़ियाँ कहाँ से आई? चल निकाल इसे जल्दी से, ये तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। चल दे मुझे और जल्दी से मेरे पैर दबा। पैर नहीं, मैं तुम दोनों माँ बेटी का गला दबाऊंगा। मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। तुम दोनों ने मेरी फूल जैसी बेटी पर इतना अत्याचार किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया था और तुमने इसके साथ इतना गलत किया। निकल जा मेरे घर से, वरना लात मार के तुम दोनों को घर से निकालूंगा। कैलाश रीता और रेशमा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और अपनी बेटी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। और फिर उसके बाद पायल अपने पिताजी को अपनी माँ की सारी बातें बताती है कि रात में उसकी माँ से उससे बात हुई थी और उसकी स्वर्गवासी माँ ने उसे जादुई चूड़ी भी दी थी। और फिर पायल उस जादुई चूड़ी की मदद से अपने जरूरत की हर चीजें मांगती है और उसके बाद दोनों बाप बेटी उस जादुई चूड़ी की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।